शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। शकील साहब, मौजूदा दौर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन 1 लाख के करीब इजाफा मुतवक्की किया जा रहा है फी कस आमदनी में। जी हाँ, ऐसा ही है। फी कस आमदनी में रुपए टर्म में तो इजाफा होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट सामने है उसके मुताबिक फी कस आमदन का हदफ 4,78,000 रुपये से ज्यादा मुकर्रर किया गया है। इस साल 3,88,000 रुपए थे और अगले साल जीडीपी का जो हजम है वो 99,335 अरब रुपए होगा। इस साल इसका जो साइज था वो 79,336 अरब रुपए था और इसके साथ मईशत के हजम में 19,999 अरब रुपए का इजाफा मतवक्का है इस एनुअल प्लान के मुताबिक। इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में 6,482 अरब रुपए जमा किए जाएंगे और साथ आपको बताता चलूँ कि जो सरमायाकारी का हदफ है वो 15.1% मुकर्रर किया गया है। कौमी बचत का 13.4%। ये दोनों कम अज कम 20% हो तो पाकिस्तान को काफी फायदा हो सकता है। अब ट्रेड डेफिसिट आपको बताता चलूँ कि 28 अरब 66 करोड़ डॉलर का हदफ या तखमीना है अगले माली साल। इस साल भी तकरीबन 26 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ है, अगले साल ज्यादा हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल जो है वो 3.25 अरब रहा है, अगले साल ये बढ़कर 6 अरब डॉलर हो जाएगा। इससे जाहिर होता है, इंडिकेशंस ये हैं कि हुकूमत दरामदात पर कुछ पाबंदियां नरम करेगी, जो ट्रेड है उसमें इजाफा होगा और मईशत का पहिया चलेगा तो 3.5% की ग्रोथ हासिल होगी। और जो रेमिटेंसेज हैं इस साल तकरीबन 12-13% कमी आई है बैरून मुल्क से। जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं उन्होंने पैसे कम भेजे हैं। अगले साल का जो हदफ है वो 30 अरब 53 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस साल 28 अरब मुश्किल होंगी, 32 अरब डॉलर का हदफ था। अगले साल के लिए हदफ 30 अरब डॉलर रखा गया है। हालांकि होना ये चाहिए था, पिछले 1-2 साल में एक्सपोर्ट्स बढ़कर 35-40 अरब डॉलर तक जाती हैं, लेकिन रिवर्स गियर लगा है। कुछ इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं, रूस रशिया यूक्रेन वार है, फ्लड आया, इसके अलावा इंटरनल जो हालात थे, इकानमी के स्लो डाउन थी, इसलिए एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी। कुछ टैरिफ भी इजाफा हुआ और कुछ हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना हुआ। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि अगले माली साल के बजट में शामिल किए गए हैं। करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट में इजाफा बताया गया है इस दस्तावेज के मुताबिक, लेकिन फी का आमदनी में इजाफा होगा। डॉलर टर्म में फी का आमदनी रवा माली साल कम हुई है, $198 फी का, लेकिन रुपये टर्म में इजाफा हुआ है क्योंकि एक्सचेंज रेट का आपको पता है कि फर्क बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल, और हदफ ज्यादा ही मुकर्रर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपसे बजट से मुतालिक अपडेट लेते रहेंगे और हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आबिद सलहरी साहब, शाहिद नजीब साहब हैं, अंजुम निसार साहब हैं, एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खाकान नजीब साहब और साजिद अमीन साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन मलिक साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि आप नहीं समझते कि अगर IMF के हवाले से बात की जाए तो IMF के साथ अगर हमारा मुआहिदा गुज़िश्ता साल नवंबर में हो जाता तो ये हालात अभी हमें देखने नहीं पड़ते। चले, मैं खाकान नजीब साहब आपसे शुरू करता हूँ। तो अगर नवंबर में मुआहिदा हो जाता IMF के साथ तो कम से कम ये हालात नहीं होते। मई में महंगाई की शरह 38% है, गो के हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि अगर मजमूई महंगाई की बात की जाए तो वो 29% है और महंगाई की शरह को इस साल उन्होंने कम करना है, 21% पर लेके जाना है। लेकिन क्या हम IMF के बगैर आगे चल भी पाएंगे, चूंकि 25 अरब डॉलर्स के कर्जे भी हमें अगले साल वापस करने हैं। तो क्या पहले अगर IMF का मुआहिदा हो जाता तो क्या ये हालात हमें देखने पड़ते हैं? खाकान नजीब साहब। पाकिस्तान एक्सटर्नल सेक्टर के एक चैलेंज में है। 2021 दिसंबर में ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर पे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये 3.9 अरब डॉलर पे हैं। हमारे एक्सटर्नल फ्लोज जो हैं वो एक्सट्रीमली कमज़ोर रहे हैं और इसकी कलीदी वजह IMF का मुआहिदा डिले होना है। पाकिस्तान का बारहा जो IMF का रिव्यू है वो डिले हुआ। अगर IMF का जो प्रेजेंट रिव्यू है, जिसको हम 9th रिव्यू कहते हैं, वो हम नवंबर में कर लेते और दिसंबर में वो फंड्स आ जाते, तो आप ये सोचिए कि आज जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कहीं 8 या 9 अरब डॉलर पे होते। आप सही कह रहे हैं कि जो महंगाई की शरह है वो कम होती, इसलिए कि रुपए की कदर की जो कमजोरी है वो भी कम होती। पाकिस्तान की सप्लाईज बेहतर होती और अगर सप्लाईज बेहतर होती तो उससे भी महंगाई पे एक अच्छा असर पड़ता। पाकिस्तान की जो रॉ मटेरियल की नीड्स हैं वो बेहतर पूरी होती, तो जो एक्सपोर्ट्स का हदफ इस वक्त आपने सामने रखा जिसमें अभी तक 15% की कमी आई है, मेरा ख्याल है ये भी ना आती। याद रखिए कि पाकिस्तान की 85% जो इंपोर्ट नीड एसेंशियल हैं, वो मशीनरी हैं, वो कॉटन आपने मंगवानी है तो एक्सपोर्ट करना है, वो फार्मास्यूटिकल है, वो ऑयल है, वो एनर्जी है और एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम
कदगन लगाए रखें एडमिनिस्ट्रेटिव इतना लंबा, इसलिए सिर्फ कि हम IMF के मुआहदे की वजह से एतराज किया है उसके डिले की वजह से। सॉरी, जिस पर IMF ने भी एतराज किया है कि आपने इंपोर्ट के ऊपर इतने अरसे तक पाबंदी नहीं लगा सकते आप। दुरुस्त। देखिए, IMF का एतराज तो अपनी जगह है और वो यही कहते हैं, और इसीलिए जो इस वक्त फर्क आ रहा है ना कि हम कह रहे हैं कि डॉलर फाइनेंसिंग 4 अरब डॉलर काफी है और IMF कह रहा है कि नहीं आप 6 अरब डॉलर कीजिए, वो फर्क इसलिए आ रहा है कि IMF समझता है कि आपको अपनी इंपोर्ट्स को ईजियर करना है और करंट अकाउंट का खसारा उस वजह से बढ़ेगा। जब ये अप्रैल में हुकूमत आई और ये कदगन हमने लगाना शुरू की, तो मैंने भी कहा था कि ये मैं सपोर्ट करता हूं कि इन द शॉर्ट रन जब तक IMF के फ्लोज, कमर्शियल फ्लोज, मल्टीलैटरल के फ्लोज, फ्रेंडली कंट्रीज के फ्लोज नहीं बनते, तो आप थोड़ी सी कदगन लगा सकते हैं, वो भी उस 15% पे जो नॉन एसेंशियल है। अब तो ये है कि हमने हर चीज को रोका और इस कदगन की वजह से जो आपने FY23 के फिगर्स देखे हैं, 0% ग्रोथ, आपने इन्फ्लेशन देखी है कि 28-29% पे जा रही है, फीकस आमदन कम हुई है बिकॉज GDP में ग्रोथ नहीं आई, पर आपकी पॉपुलेशन तो 2.7% पर ग्रो की। ये सब अहदाफ जो हैं उनमें जो आपको कमजोरी दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान को एक स्टैगफ्लेशनरी एनवायरनमेंट में ले गई है, ऑलमोस्ट नो ग्रोथ एंड अ वेरी हाई इन्फ्लेशन। आगे देखिए कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो 40% के करीब है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ा टैक्स जो एक आम आदमी पे होता है वो प्राइसेस का बढ़ना होता है। तो अगर फूड इन्फ्लेशन 40% है और गरीब आदमी का 80% फूड पे खर्च हो रहा है, तो सोचिए कि उनका बजट कितना डिस्टर्ब हुआ है। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है। अभी आप लोग नजीब साहब, आप और फवाद बात कर रहे थे कि इंपोर्ट्स का जो अमल है ना उसको स्मूथली होना चाहिए। एहसन साहब, आप फरमाइएगा, एक तो ये कि इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी नहीं हो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या वाकई कोई कमाल हो सकता है, कोई कमाल दिखा सकता है रियल एस्टेट के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, इशू ये है कि ये जो इंपोर्ट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे पहले भी खाकान साहब के साथ था कि हम जो सिक्योरिटी काउंसिल में मेजर्स लिए गए थे कि हम अपनी इंपोर्ट्स को रैशनलाइज क्यों नहीं कर सकते, हम हर एक चीज पे बाहर डिपेंडेंट हैं, क्यों ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं होता कि हमने अगर मतलब मुर्गी की फीड है तो वो भी हमने बाहर से इंपोर्ट करनी है, क्या ये मतलब पाकिस्तान में नहीं बन सकती है? मतलब जहां पे हम डॉलर सेव कर सकते हैं हमें वो डॉलर सेव करना चाहिए। दूसरी बात, रियल एस्टेट, मैं ये समझता हूं कि ये मोर और लेस ये जितने भी फिगर्स हैं, सारी चीजें हैं, हर बंदा पॉइंट आउट कर रहा है। इस वक्त दो चीजें हैं, दो सेक्टर हैं जो मुल्क की इकोनॉमी को किक दे सकते हैं। वन इज एग्रीकल्चर एंड सेकंड इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है वो आपको इन शेप ऑफ फॉरेन रेमिटेंस एक बहुत बड़ी सपोर्ट दे सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज ड्राइव करनी है जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी कंफर्टेबल हो। प्राइवेट डेवलपर ने बहुत अच्छी डिलीवरी दी है, बट उसके साथ साथ प्राइवेट डेवलपर ने यहाँ पे जुल्म भी बहुत किए हैं। लोगों ने प्लॉट बुक करवाए, उसके बाद उन प्लॉटों का पता नहीं चला, प्लॉट कैंसिल कर देते हैं, उसके रिफंड के चेक बना के चेक बाउंस हो जाते हैं, नो नेम। बट इस सेक्टर को थोड़ा सा रेगुलेट करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए ताकि इस सेक्टर में जो FDI आएगी उससे आपको ग्रोथ भी मिलेगी, इकोनॉमिक व्हील चलेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मूव करेगी।